काशी घर आई और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। न जाने क्यों अभय का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह न जाने कब रोते रोते सो गई। राजेंद्र जी काशी के कमरे की तरफ से गुजर रहे थे तो देखा काशी बिना कुछ ओढ़कर लेटी हुई है। वह अंदर गए, खिड़कियां बंद कर काशी को कंबल उड़ा दिया और हल्के से उसके सर पर हाथ फेर के चले गए। राजेंद्र जी की जान बसती थी काशी में। वह काशी की आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। राजेंद्र जी गए, अपने कमरे में लेट गए। अगली सुबह काशी तैयार होकर नीचे आई तो देखा राजेंद्र जी नाश्ता बना रहे थे। क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? काशी ने बैग कुर्सी पर रखते हुए बोला। हम दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं अपनी राजकुमारी के लिए। राजेंद्र जी ने खाने की ट्रे मेज पर रखते हुए बोला। अरे वाह, आज कितने दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता मिला है। आनंद जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले। पर यह आपके लिए नहीं है, हमने आपके लिए दलिया बनाया है। यह तो हमारी लाडो के लिए है और हमारे लिए है। राजेंद्र जी ने प्लेट में नाश्ता निकालते हुए कहा। खिलाओ, देखना जब यह तुम्हें फीका खाना खिलाएगी तो यह प्यार तब देखूंगा। आनंद जी ने दलिया खाते हुए बोला। तेरे लिए भी बनाया है, राजेंद्र जी ने प्लेट में निकालते हुए कहा। सबने खाया और अपने अपने काम में लग गए। राणा, कुछ पता चला उस वसीयत के बारे में? अभय ने नाश्ता करते हुए कहा। राणा बोला, नहीं सर, अभी नहीं। अभय ने उठते हुए कहा, चलो आज हम भी जरा काशी से मिल लेते हैं। राणा बोला, पर हुकुम सा आपको जाने की क्या जरूरत है? हम हैं ना, हम देख लेंगे। अभय ने जाते हुए कहा। अरे राणा, आप तो देख ही लिए हैं काशी जी को, अब हमें भी देखने दो। अभय के बोलने पर राणा हल्के से मुस्कुरा दिया। अभय सबके साथ निकला और काशी के आश्रम के सामने गाड़ी रोक दी। राणा ने आकर दरवाजा खोला। अभय नीचे उतरा। अभय अंदर जाने लगा तो चौकीदार ने रोक दिया। ये किससे मिलना है आपको? राणा ने आगे आकर बोला। काशी जी से। जी, काशी बिटिया से मिलना है, जाइए वह अंदर है, चौकीदार ने अंदर इशारा करके बोला। अभय अपने आदमियों के साथ अंदर आया और देखा काशी सारी औरतों को बैठाकर पढ़ा रही थी। अभय कुछ दूर पर खड़ा होकर देखने लगा। जी, आप यह सब? दुबे जी ने पूछा। जी, वो काशी जी से कुछ काम था, राणा ने बोला। आप सब चल के कमरे में बैठिए, बिटिया पढ़ा रही हैं, जैसे ही खाली होती है मैं बता देता हूँ। दुबे जी के इतना कहने पर अभय को गुस्सा आ गया। उस 2 टके की लड़की के लिए 3 दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसका नौकर नहीं हूँ, मैं अभय प्रताप सिंह हूँ। लोग मेरा इंतजार करते हैं, मैं उनका नहीं, समझे? अभय दुबे जी के गले को पकड़कर बोला। काशी ने यह सब देखा तो दौड़ कर आई और दुबे जी को छुड़ाकर अभय के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अभय पर तमाचा पड़ते ही उसके सारे बॉडीगार्ड ने बंदूक निकाल ली। तभी वहां और जो लोग थे सब काशी के पीछे पीछे आकर खड़े हो गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने? काशी ने अभय की बात वहीं काटते हुए बोला। चुप एकदम, वरना दूसरा हाथ उठाने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी। और रही बात हिम्मत की, तो कोई भी ऐसा काम जो सही हो वह करने से मैं डरती नहीं हूँ। और एक बात और, होंगे आप कहीं के हुकुम सा श्रीमान अभय प्रताप सिंह, पर यह बनारस है, यहाँ के एक ही हुकुम शाह हैं और एक ही मालिक हैं, और वह खुद हम सबके महादेव हैं। तो आइंदा अपनी ताकत यहाँ आजमाने की कोशिश मत करना। और अब आप दुबे चाचा जी से माफ़ी मांगेंगे, चलिए। काशी गुस्से से बोली। वहाँ जितने लोग थे सब वहाँ खड़े हो गए। क्या बात है बिटिया, कुछ हुआ है क्या? वहाँ एक आदमी भीड़ में खड़े हुए बोला। अरे नहीं काका, बस यह अपने संस्कार भूल गए हैं, वही याद दिला रहे हैं, और कोई बात नहीं है, काशी ने शालीनता के साथ बोला। तुम 2 टके की लड़की मुझसे मुझसे माफ़ी मंगवा रही हो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभय ने काशी को उंगली दिखाते हुए कहा। मैं कितने टके की हूँ वह तो आपको 3 दिन में पता चल गया होगा। जो मुझसे मिलने आपको राजस्थान से यहाँ तक आना पड़ा, तो मेरी औकात तो आपको खुद पता चल गई होगी। और रही बात अंजाम की, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी होता है वह महादेव की मर्जी से होता है। काशी ने आगे बढ़कर बोला। और अब आप माफ़ी मांगे चाचा जी से, काशी ने बोला। रहने दो बिटिया, कोई ज़रूरत नहीं है, दुबे जी ने बोला। नहीं काका, बहुत ज़रूरी है, और जब तक यह माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक यह यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। काशी ने गेट बंद करवाते हुए कहा। मुझे रोक पाना इतना आसान नहीं है, समझी? मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला, अभय ने गुरूर में कहा। राणा जी, समझाइए इन्हें, यह इनकी रियासत या राजस्थान नहीं है, यह बनारस में खड़े हैं। काशी ने दोनों हाथों को मोड़ते हुए कहा।
राणा अभय के पास गया। उसने उसके कानों में कुछ कहा और अभय ने गुस्से में एक बार काशी को देखा। माफ़ कर दीजिए हमें, अभय ने गुस्से में बोला। काशी ने गेट खोल दिया। अभय गुस्से से निकल गया। अभय गाड़ी तक आया और पीछे मुड़कर काशी को देखने लगा। तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें आज ही दूंगा, अभय ने मन में बोला। काशी बिटिया, क्या ज़रूरत थी झंझट मोल लेने की, अभी कुछ हो जाता तो, दुबे जी ने चिंता जताते हुए कहा। कुछ नहीं होगा चाचा जी, आप चिंता मत करिए, काशी बोलकर अपने काम में लग गई। पर दुबे जी को चिंता हो रही थी। शाम तक काशी काम करती रही और फिर घर आ गई। कुछ देर सबके साथ बैठकर बातें की और घाट के लिए निकल गई। वहां पहुंच के उसने शिवजी के आभूषण तैयार किए, उन्हें थाल में सजा कर रख दिया और बाकी काम करने लगी। काम करते हुए उसे 8 बज गए। काशी को भी थकान महसूस होने लगी थी तो वह मंदिर से निकल गई और घाट पर आकर बैठ गई। आज घाट पर बहुत कम ही लोग थे। आज ठंड भी ज़्यादा थी और धुंध हो आई थी, इसलिए घाट पर आज लोग ज़्यादा नजर नहीं आ रहे थे। काशी बहते हुए पानी को देख रही थी। कुछ देर वहां बैठकर वह जाने के लिए उठी। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, अभय सीढ़ियों पर खड़ा था। काशी ने एक नज़र उसे देखा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। तभी अभय काशी के सामने आया। काशी दूसरी तरफ से जाने लगी। अभय इस तरफ आ गया। लगता है आज सुबह का थप्पड़ भूल गए हैं आप, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, काशी ने कहा और जाने लगी। अभय ने उसे पकड़ा और दीवार से लगाकर खड़ा हो गया। उसके हाथों को पीछे मोड़ के, मैं कुछ नहीं बोलता मिस काशी त्रिपाठी, और आज जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है ना, उसी का जवाब देने आया हूँ मिस त्रिपाठी। इतना बोलकर अभय ने काशी का हाथ को पकड़ लिया। काशी ने खुद को छुड़ा के उसे एक तमाचा मारा और तो अभय ने उसे फिर से पकड़ के उसके हाथ को मरोड़ दिया। जैसे ही काशी ने दोबारा हाथ उठाया तो अभय ने उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया और अभय ने गुस्से में कहा, जितनी बार हाथ उठाओगी उतनी बार मैं ऐसे ही जवाब दूंगा, तो उठाओ हाथ, अब उठाओ। और रही बात उस जमीन की, तो वह तो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा तुमसे, दम है तो रोक के दिखा दो काशी त्रिपाठी, अभय ने उसकी आंखों में देखकर बोला। अभय ने देखा काशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अभय ने काशी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी चूड़ियां टूट के कुछ उसके हाथों में लग गई थी। अभय ने जब काशी की आंखों में आंसू देखे तो पता नहीं क्या हुआ उसे, उसने उसका हाथ छोड़ दिया और खुद से दूर कर दिया। एक राजपूत होकर ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप जैसे इंसान को कोई कैसे पसंद कर सकता है? आप तो किसी के नफरत के लायक भी नहीं है। काशी इतना बोलकर रोते हुए भाग गई वहां से। अभय ने काशी को जाते हुए देखा और एक जोरदार घूसा दीवार पर मारा, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगा। उसने जोर से काशी के नाम बोला। काशी घाट से निकल रही थी। अपना नाम सुनकर वह 1 मिनट के लिए रुकी और पीछे मुड़कर देखा और भाग गई। अभय वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके हाथों से बहता खून गंगा के जल में मिल रहा था, पर जैसे अभय को कोई ख्याल ही नहीं था। उसके सामने काशी का चेहरा आ रहा था, जो आंसुओं से भीगा था। उसने आंखें बंद की और वहीं सीढ़ियों पर लेट गया। हवा का झोंका आया और उसे छू गया। क्यों उसके आंसू बेचैन कर रहे हैं? मैं गुस्से में था, क्यों उसके आंसू देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया? क्यों? क्या हो रहा है मुझे? मैं उसे दर्द देने आया था और वह दर्द का एहसास यहाँ क्यों? क्या है तुम में काशी, क्या है तुम में? अभय ने चिल्लाते हुए बोला। घाट से निकलकर काशी अपने घर वापस आ गई थी। उसने खुद को सामान्य करके अंदर चली आई। उसे घर आया देखकर आनंद जी ने उससे कहा, आ गई आप काशी, चलिए खाना खा लीजिए। नहीं बाबा, हमारे सर में दर्द है तो हम सोना चाहते हैं, खाना रख दीजिए, रात में हम अगर उठे तो खा लेंगे। अच्छा ठीक है, आप जाओ आराम कर लो। यह सुन काशी अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह वहीं दरवाजे पर बैठ गई। अभय के बर्ताव को याद कर वह रोते हुए बोली, नफरत करती हूँ मैं आपसे अभय प्रताप सिंह, नफरत। आपकी आज की हरकत ने गिरा दिया है आपको मेरी नज़रों में। काशी रोते रोते वहीं सो गई। कुछ देर बाद जब आनंद जी काशी का दरवाज़ा खटखटाया, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्हें लगा कि काशी सो गई होगी। नीचे पानी लेने आए राजेंद्र जी ने देखा कि आनंद जी काशी के गेट के पास खड़े हैं, तो उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चलो सो जाओ, वह वैसे भी पूरे दिन काम करती है, इतना थक गई होगी, नींद आ गई होगी, उसे सोने दो, जब उठेगी तो खा लेगी वह।
आधी रात का वक्त था। घाट पर अभय अभी तक घाट पर ही लेटा था। राणा जब उसे आदमियों के साथ खोजता हुआ वहां आया और उसे ऐसा घाट की सीढ़ियों पर लेटा देखा तो उसे बोला, हुकुम सा, इतनी रात हो गई है, आप यहाँ और वह भी अकेले क्यों? आप नहीं समझ रहे हो, बहुत से दुश्मन हैं आपके, कुछ भी हो सकता है। यह बोलते हुए उसकी नज़र अभय के जख्मी हाथ पर पड़ी। वह हाथ देकर घबराते हुए बोला, हुकुम सा, ये कैसे हो गया और इतना खून बह रहा है, आप ऐसे ही बैठे हैं? यह कहकर वह अभय के हाथ पर रुमाल बांधने लगा। अभय उठकर बैठते हुए बोला, राणा, हमें यहाँ से जाना है। पता चला उस वसीयत के बारे में। यह कहते हुए उसकी नज़र गंगा के पानी को देख रही थी जिसमें उसे अभी भी सिर्फ काशी दिख रही थी। हाँ हुकुम सा, पता चल गया है। क्या है वसीयत में? हुकुम सा, इस वसीयत के चलते यह जमीन उसकी होगी जो काशी से शादी करेगा। उसकी माँ ने यह शगुन के रूप में अपने दामाद के लिए रखी थी, तो इसलिए यह जमीन काशी जी की भी नहीं है। वह इस जमीन को हमें नहीं दे सकती हैं। राणा इतना बोलकर चुप हो गया। अभय ने यह सुनने के बाद कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, तो काशी की शादी करानी होगी। उसकी बात को ना समझते हुए राणा ने उससे कहा, करानी होगी मतलब? कुछ नहीं राणा, बस ऐसे ही, चलो चलें। यह बोल अभय उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। वह घाट से तो बाहर निकल आया, पर उसके जहन में घाट पर जो कुछ भी हुआ उससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वह कुछ ऐसा करने जा रहा था जो सिर्फ वह जानता था। उसने कुछ सोचकर राणा से कहा, राणा, 21 को जाने के लिए टिकट निकाल लीजिए, हम वापस जाएंगे। यह बोल वह गाड़ी में बैठ गया। जी हुकुम सा, यह बोल राणा भी शांत हो गया। अभय होटल पहुंचा और अपने कमरे में चला आया। राणा ने रिसेप्शन पर बैठी एक औरत से कहा, जी फास्टेड भिजवा दीजिए हुकुम सा के कमरे में। जी सर, हम अभी भेजते हैं। यह बोल उसने एक स्टाफ मेंबर को फ़ोन लगा दिया। राणा भी अभय के कमरे में चला गया। उसने जब कमरे में आकर देखा तो अभय कमरे में आकर वैसे ही बैठा हुआ था। उसने उसे बोला, हुकुम सा, आप अभी तक ऐसे ही बैठे हैं? और यह बोल राणा ने उसकी अलमारी से कपड़े निकाल कर उसे दिए। तभी वहाँ एक कर्मचारी फास्टेड बॉक्स और पानी लाकर उसे दे दिया। अभय ने उठाते हुए उससे कहा, राणा जी आप जाइए, हम कर लेंगे। पर हुकुम सा, राणा ने इतना ही बोला था कि अभय ने उसे नज़रें उठाकर देखा। उसका ऐसे देखने से वह समझ गया कि किसी बात से वह अभी भी गुस्सा है और वहाँ से चला गया। अभय बैठकर काशी के बारे में ही सोचने लगा। कुछ देर बाद उठा और गया, कपड़े बदल कर आया और बैठकर अपना हाथ देखकर वापस कुछ सोचने लगा। उसे रह रह के काशी का चेहरा याद आ रहा था। उसने कॉटन लिया और जख्म को साफ करने लगा। उसने जख्म साफ करके पट्टी बांधी और आकर बिस्तर पर लेट गया। बस आज रात उसके बाद आपके सामने हम कभी नहीं आएंगे, पर जाने से पहले आपके दिल में नफ़रत भर जाएंगी, इतनी कि आप जब भी हमें याद करेंगे बस नफ़रत करेंगे। पर हमें नहीं पता कि हम नफ़रत कर पाएंगे या नहीं। आप पहली और आखिरी इंसान हैं जिसने अभय प्रताप सिंह पर हाथ उठाया और जिंदा बच गई। कुछ देर टैब में अपने इम्पोर्टेंट ईमेल चेक करने के बाद वह सो गया। दूसरी तरफ काशी जमीन पर लेटे लेटे सो गई थी। रात के करीब 2 बजे वह उठी। उसे बुखार था। वह बाहर गई किसी तरह और दवाइयों का बॉक्स ले आई। कमरे में आकर वह बिस्तर पर लेट गई। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह दवा खा ले। न जाने कब उसे वापस नींद आ गई। सुबह आनंद जी उठे तो देखा कि खाना वैसा ही रखा हुआ था और काशी के रूम का दरवाज़ा भी बंद था। वह काशी के कमरे में चले आए। देखा वह सो रही थी। पहली बार आज वह उठी नहीं थी तो आनंद जी को थोड़ा अजीब लगा। वह उसके पास गए, देखा टेबल पर दवा का बॉक्स रखा है और काशी सो रही है। उन्होंने उसके सर को छुआ तो उसे बहुत तेज बुखार था। उन्होंने काशी को ठीक से सुला दिया और राजेंद्र जी को आवाज़ लगा दी। राजेंद्र जी उनकी आवाज़ सुन जल्दी से काशी के कमरे में आए तो देखा काशी की तबीयत खराब हो गई थी। तुम जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लो, आनंद जी ने कहा और काशी को कम्बल उड़ा दिया। यह सुन राजेंद्र जी ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और वापस काशी के रूम में जाकर उसके सर पर पट्टी रखने लगे। कुछ देर में डॉक्टर आए। उन्होंने काशी को देखा और उसके हाथ में लगी चोट पर पट्टी बांधी। आनंद जी ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर हमारी बच्ची ठीक है ना? जी हाँ, वह ठीक है, शायद ज़्यादा काम और थकान की वजह से इन्हें बुखार आ गया होगा। बाकी कोई बात नहीं है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा।
आप परेशान ना हो त्रिपाठी जी, डॉक्टर इतना बोलकर कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले गए। आनंद जी और राजेंद्र जी दोनों वहीं बैठे रहे जब तक काशी को होश नहीं आ गया। कुछ देर बाद जब काशी को होश आया तो आनंद जी और राजेंद्र जी दोनों उसके पास आए। कैसी हैं आप? अब आनंद जी उसके सर को सहलाते हुए बोला। राजेंद्र जी ने काशी को देखते हुए कहा, अरे देख नहीं रहे हो, हमारी राजकुमारी एकदम ठीक है, क्यों लाडो? उनकी बात पर काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद जी से, बाबा मत रोइए ना, हम सच में अब ठीक हैं। अच्छा चलिए, हमारे लिए आप दोनों अच्छा सा खाना बनाकर लाइए, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। अभी लाते हैं हम अपनी लाडो के लिए। यह बोल आनंद जी और राजेंद्र जी के साथ कमरे से बाहर आने लगे, पर आनंद जी फिर रुके और वापस आए। आप ठीक है ना मेरी बच्ची? आनंद जी ने काशी के सर पर हाथ रखते हुए बोला। काशी ने उन्हें परेशान देखकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हम ठीक है बाबा, आप परेशान ना हो। आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी? यह सुन उसने अपने हाथों को देखा और उसे अभय का उसके हाथों को कस के पकड़ना याद आ गया, जिससे उसके हाथ में ये चोट आ गई थी। उसने अपने पिता को और ज़्यादा परेशान न करते हुए कहा, यह तो हमारी चूड़ियाँ के टूट जाने से लगी, आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं, मत परेशान होए। आनंद जी ने उसके सर पर हाथ रखा और चले गए। उसके जाने के बाद काशी ने अपना हाथ देखा और इस वक्त के लिए वह अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वह उठी और तैयार होने चली गई। काशी तैयार होकर बाहर आई और नीचे चली आई। देखा तो राजेंद्र जी और आनंद जी दोनों साथ में खाना बना रहे थे। तभी घर का फ़ोन बजा। काशी ने जाकर फ़ोन उठाकर बोला, हेलो। उधर से एक लड़के की आवाज़ थी, जी मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। आनंद जी आज यहाँ आश्रम के लिए मशीन लेने आने वाले थे। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आप बता सकती हैं कब तक आएंगे? जी कुछ वक्त लगेगा पर जल्दी पहुँच जाएंगे। काशी ने इतना बोलकर फ़ोन काट दिया। वह आनंद जी के पास आई और उनका हाथ पकड़कर बोली, बाबा आपको आज इलाहाबाद जाना था ना, आप गए क्यों नहीं? आश्रम का काम यह कितना ज़रूरी है पता है ना, फिर क्यों किया आपने ऐसा? अरे कैसे छोड़ जाते हम आपको, तबीयत ठीक नहीं थी आपकी। अब हम ठीक हैं एकदम, देखिए चलिए तैयार हो आप और जाइए। उसके कहने पर जब आनंद जी नहीं माने तब उसने कहा, ठीक है तो हम ही चले जाते हैं, आप बैठो। उसकी यह जिद देखकर आनंद जी जाने के लिए मान गए। फिर काशी राजेंद्र जी की तरफ मुड़ी और उनसे बोली, और आपको भी तो काम है ना, चलिए आप भी जाइए, तैयार हो जाइए, और जब तक हम खाना बना देते हैं, जाइए। अब यह सुनकर आनंद जी और राजेंद्र जी तैयार होने चले गए और कुछ देर में तैयार होकर नीचे आ गए। फिर साथ में बैठकर सबने खाना खाया। राजेंद्र जी ने चलने से पहले किसी को फ़ोन किया तो कुछ देर में 5-6 गाड़ियां आकर घर के सामने खड़ी हुई। उसमें से बहुत सारे लोग बंदूक लेकर निकले। राजेंद्र जी के पास एक आदमी आया, राजा साहब प्रणाम, जी क्या हुक्म है? राजेंद्र जी ने उससे कहा और फिर काशी के गले लगाकर उससे अपना ख्याल रखने को कहा, कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। आनंद जी ने काशी को गले लगाया और उसके माथे पर चूम के गाड़ी में बैठ गए। काशी ने जाते हुए गाड़ियों को देखा। कुछ देर फिर घर के अंदर चली आई। पूरे दिन वह काम करती रही कि वह अभय को याद ना करे। रात हुई तो आनंद जी का फ़ोन आया। उन्होंने कुछ देर बात की और कल का आने को बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।